जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में। जी हाँ दोस्तों, हम शुरू करने जा रहे हैं सेकंड ग्रेड एग्जाम फर्स्ट पेपर के अंदर जो आपके इंडियन इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक कृषि एवं उसके संबद्ध क्षेत्र, ग्रोथ डेवलपमेंट और उद्योग, सेवा क्षेत्र, विदेशी व्यापार, पर्यावरणीय समस्याएं और मुद्दे और इसके जो अतिरिक्त दो तीन टॉपिक और हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट। लास्ट जो पिछले भर्ती थी उस एग्जाम के अंदर कई बच्चे जुड़े हुए भी हैं, उन्होंने क्लासें भी देखी हुई थी और प्ले लिस्ट के ऊपर आपको क्लासें मिल जाएगी पिछले फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का डेटा। और अब हम पढ़ेंगे, अब जो नई शुरुआत है उसके अंदर पढ़ेंगे आर्थिक समीक्षा 2025 और 26 का जो डेटा। उसके अंदर जैसे पहला अपना जो चैप्टर रहेगा वो है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, ग्रोथ और डेवलपमेंट। इसके अंदर अभी पीछे जो ए बी सी डी 4 ग्रुप थे, आपके सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था, पिछली हमने क्लासें भी करवाई थी, थ्योरी भी कराई थी। पूरा वाइड डिटेल मेथड इतना नहीं पढ़ना, आपको मैटर नहीं पढ़ना। हमने कंप्लीट आर्थिक समीक्षा में एक पूरा क्रीम निकाला है। उसके अलावा ऑफिशियली साइट हम पढ़ेंगे प्रेस ब्यूरो की, पीआईबी की सोर्स ऑफ साइट से, और जो कंटेंट तैयार किया है, जो क्वेश्चन पिछली भर्ती में पूछे गए थे उस बेस के ऊपर कंटेंट तैयार किया गया है। मात्र 22 स्लाइड के अंदर टॉपिक है। वैसे आपको A4 पीडीएफ पे भेजेंगे तो ऐसा मान के चलो 8 पेज के अंदर कंप्लीट मैटर आ जाएगा कृषि का। और ये आपकी क्लास आपके एग्जाम के अंदर कंप्लीटली पूरा आपकी आने की प्रायोरिटी रखेगा, क्योंकि सारे डेटा इसके अंदर अपने अपडेट कर दिए हैं। और इसके बाद में इस क्लास की अपने डालेंगे MCQ क्लास, जिसके ऊपर आजकल जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके क्वेश्चन भी आपके हो जाएंगे। तो पहले आप थ्योरी लगाइएगा, थ्योरी के बाद में हम शुरुआत करेंगे अगला टॉपिक उद्योग का, सेवा क्षेत्र का, विदेशी व्यापार का, फिर मैं आपको इन सभी की MCQ भी करवा दूंगा है। उम्मीद करेंगे लास्ट भर्ती की तरह ये क्लास भी अपने लिए बहुत किफायती और बहुत मददगार साबित होगी। आप सभी का स्नेह, प्यार और आप सभी का आशीर्वाद बना रहे। तो शुरुआत करते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है कृषि एवं उसके संबद्ध क्षेत्र और उनका ग्रोथ और उनका डेवलपमेंट, और इसके अलावा राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योजनाएं, एग्रीस्टेक योजना, नमो ड्रोन दीदी योजना, जैविक खेती के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना, न जाने कई प्रकार की योजनाएं भी है जिनको मैंने इसमें लिया है। काफी डिटेल मेथड था, मैटर था, उसको शॉर्ट तैयार किया गया है। उम्मीद करेंगे ये क्लास आपके लिए बहुत ही काम की साबित होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। देखो दोस्तों, कृषि एवं उसके संबद्ध क्षेत्र की बात करेंगे, मत्स्य, वानिकी, पशुपालन और फसलें, ये सारे मिलकर क्या जाते हैं। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का भारत की जो राष्ट्रीय आय है, भारत की राष्ट्र की जो इनकम है, आय है, उसमें इनका रोल कितना है, 5वां हिस्सा है। ये आपकी आर्थिक समीक्षा के अंदर दे रखा है। कृषि एवं उसके संबद्ध क्षेत्रों का भारत की राष्ट्रीय आय में तकरीबन कितना हिस्सा है, तो 5वां इनका पार्ट या हिस्सा है। और एक बात और, देश की टोटल कितनी जनसंख्या एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंड है, ये कृषि के क्षेत्र में काम कर रही है। यानी कि देश के टोटल कार्यबल का यानी कि जनसंख्या का तकरीबन 46.1%, देश के टोटल जनसंख्या का कार्यबल का 46.1% है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर क्या है, निर्भर है, डिपेंड है। और एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत की समग्र अर्थव्यवस्था में भारत की टोटल जो इकोनॉमी है उसके अंदर सकल मूल्यवर्धन में कृषि का जो योगदान है वो कितना है, 17 से लेकर के 18% है। वापिस पढ़ेंगे, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का भारत की राष्ट्रीय आय में 5वां हिस्सा है। हमारी टोटल जनसंख्या या कार्यबल का कितना परसेंटेज हिस्सा एग्रीकल्चर सेक्टर पर निर्भर है, 46.1। और इसके अलावा हमारी भारत की अर्थव्यवस्था में सकल मूल्यवर्धन में कृषि क्षेत्र का जो रोल है वो कितना है, 17 से लेकर के 18% तक। और अब बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर, जिसको मैं शॉर्ट में FY बोलूंगा, वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर, इसको समझ जाना, वहां पे लिखा भी है FY के तौर पे। तो वित्तीय वर्ष 2020 से लेकर के 2024 तक, 2020 से लेकर के 2024 तक का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें कृषि क्षेत्र ने एवरेज 4.7% की मजबूत और स्थिर विकास दर है अपनी बनाई रखी है। और आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अकॉर्डिंग स्थिर मूल्यों के ऊपर क्षेत्रवार जो वृद्धि दर है वो कितनी रही है। देखो, वित्त वर्ष 2024-25 में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर थी 4.6,
लेकिन अब का हम पढ़ रहे हैं, आपका डेटा ये नहीं पूछेगा, कई बार कंपेयर करके पूछ लेते हैं। तो वित्त वर्ष 2025-26 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का स्थिर मूल्यों के ऊपर जो क्षेत्रवार जो वृद्धि है वो कितनी दर्ज की गई है, 3.1% है वो वृद्धि दर्ज हुई है। तो ये डेटा आपका अपडेट होकर के नया पूछ सकते हैं कि वित्त वर्ष 2025-26 में स्थिर मूल्यों के ऊपर कृषि क्षेत्र की जो वृद्धि दर है वो कितनी है, 3.1% है वो रही है। अब आगे चलते हैं, मेन बात है ये ग्राफ देख लेना, कृषि और उसके संबद्ध क्षेत्र कौन कौन से हैं। कृषि के संबद्ध क्षेत्रों में फसल भी है, पशुधन भी है, मत्स्य भी है और वानिकी भी है। ओवरऑल मिलाकर के, टोटल मिलाकर के प्रत्येक की कितनी कितनी परसेंट हिस्सेदारी रही है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कृषि के क्षेत्र में उप क्षेत्रों का योगदान। तो सबसे ज्यादा जो योगदान एग्रीकल्चर सेक्टर का है, फसलों का ही है भाई, फसलों का है वो कितना है, 54.3% है। जब राजस्थान की आर्थिक समीक्षा पढ़ेंगे ना तो वहां पे आपका पशुपालन का आएगा, कृषि फसलें 2 नंबर पे आएगी। भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर फसलों का सबसे नंबर 1 स्थान है जो कि 54.3% है। कई बार इनका आरोही अवरोही क्रम पूछ सकते हैं उनके अंश या योगदान के आधार पे। पशुधन का है 2 नंबर पे 30.2%, मत्स्य का है 3 नंबर पे 7.6% और वानिकी का कितना है 7.9% इनका हिस्सा रहा है उनके उप क्षेत्रों के अंदर। नंबर 1 फसलें, नंबर 2 पशुधन, नंबर 3 मत्स्य, नंबर 3 वानिकी, नंबर 4 क्या है, मत्स्य। 4 पे मत्स्य आ जाएगा। और एक बात और करते हैं, टोटल हमारी जो फसलें हैं, फसलों के 100% में, फसलों के 100% में, फसलों के 100% के सकल मूल्य वर्धन में, सिर्फ मैं फसलों की बात करूंगा, फसलों की बात करेंगे, फसलों के सकल मूल्य वर्धन के अंदर सर्वाधिक जो भागीदारी हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर वो किसकी है, बागवानी का है। और बागवानी की भागीदारी कितनी है, 33% है। तो बागवानी की भागीदारी भी अपने एक अहम सोपान के ऊपर है। 33% बागवानी की हिस्सेदारी है जीवीए के अंदर, कृषि के सेक्टर के अंदर है। और अब सबसे खास डेटा यहां पे खाद्यान्न पूछता है कि भारत का खाद्यान्न उत्पादन कितना दर्ज हुआ था, कमी हुई या वृद्धि हुई। तो सबसे काम की बात है, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में, यानी कि खाद्यान्न जो उत्पादन की बात करेंगे, कृषि वर्ष 2024-25 में भारत का जो खाद्यान्न उत्पादन है 3570.3 यानी कि 3570.3 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। तो अब आपसे पूछेगा कि 2024-25 में भारत का खाद्यान्न उत्पादन है वो कितना रहा, 3570.3। ये डिजिट याद ही करनी है, 3570.3, 3570.3 ये डेटा याद करने हैं। देखो इतना वाइड टॉपिक है, इकोनॉमी हम कह सकते हैं, जियोग्राफी पॉलिटी सब्जेक्ट में 24-25 क्वेश्चन आएंगे, आप कितने पढ़ेंगे फिर भी हमको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा प्रश्न एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन ये चैप्टर ऐसे हैं हूबहू सेम टू सेम, जो पढ़ा दिया सेम सीधा छपेगा। 6-7 क्वेश्चन अपने को अच्छी लीड दिला सकते हैं। तो आप क्या करो, एक जो मेन शॉर्ट है, देखिए कृषि सेक्टर की भागीदारी कितनी है, कितनी वृद्धि दर रही, खाद्यान्न उत्पादन कितना दर्ज हुआ था, कौन से सेक्टर में हम टॉप हैं आते हैं, ऐसे प्रश्न हैं। एक छोटी छोटी स्लाइड बना करके अपनी लाइब्रेरी में रूम में चिपका लो, जब भी टाइम मिले डेटा देख लो कि 3570.3 लाख मेट्रिक टन, 3570.3 लाख मेट्रिक टन रहा था, माइंड में बिठा लो, रोजाना नजर डलेगी, डेटा आपकी याद हो जाएगा। एग्जाम में हूबहू सीधा फिक्स प्रश्न इसका आ जाता है, 3570.3 लाख मेट्रिक टन पहुंच गया है। लेकिन लास्ट ईयर की बात करेंगे तो अब बढ़ा हुआ घटा हुआ बढ़ा हुआ है, कितना बढ़ा है, 254.3 लाख मेट्रिक टन है, वो पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले में वृद्धि दर्ज हुई है खाद्यान्न के उत्पादन के अंदर है। अब देखो यहां से प्रश्न आता है, पिछली बार एजिट फिक्स क्वेश्चन है यहां से कि कौन से फसलों के अंदर हम पहले स्थान पे हैं, फिक्स क्वेश्चन आने वाला है, इसको अच्छे से माइंड में बिठा लेना कि भारत मसालों के अंदर, सूखा जो प्याज है, सूखी प्याज के अंदर विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वापिस सुनिएगा, भारत मसालों के अंदर, सूखे प्याज के अंदर विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जो कि वैश्विक उत्पादन में कितना योगदान दे रहा है, 25% का योगदान दे रहा है। तो वापिस सुनिएगा, भारत मसालों के अंदर, सूखे प्याज के अंदर सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जो कि वैश्विक जो उत्पादन है उसमें 25% अपनी हिस्सेदारी अकेला दे रहा है। दूध के अंदर भी 25% भारत है और इसके अंदर भी भारत 25% है। अब इसके अंदर हम देखेंगे सब्जियों, फलों में और आलू उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पे है। तो भारत विश्व में दूसरे स्थान पे है, किन के अंदर है, सब्जियों के अंदर, फलों के अंदर, आलू उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है, तथा वैश्विक उत्पादन में लगभग 12 से लेकर के 13% इनका क्या है, ये अकेला योगदान रख रहा है।
और इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो अब एक सारणी है जो आपको माइंड में बिठानी है। सारणी देखो क्या है, यहां से सीधा प्रश्न आ जाता है। देखो दूध की बात करेंगे, दूध के अंदर भारत की जो रैंक है वो कौन सी, पहली रैंक है। दूध में भारत की पहली रैंक है और भारत विश्व के टोटल दूध उत्पादन का 25% अकेला योगदान दे रहा है। भारत में भी दूध उत्पादन में अग्रणी पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे क्या है, राजस्थान है। और इसके बाद में जूट की बात करेंगे, जूट के अंदर भारत की पहली रैंक है। दलहन उत्पादन के अंदर पूरे विश्व के अंदर भारत पहली रैंक है। वर्ल्ड के टोटल दलहन उत्पादन में 25% का रोल अकेला भारत देता है, पहली रैंक आ जाएगी। बागवानी के अंदर, तो बागवानी की बात करेंगे तो बागवानी हमारी सेकंड रैंक है, पहली रैंक किसकी, चाइना की है। और इसके बाद में चावल और गेहूं के अंदर भारत की दूसरी रैंक है, पहली रैंक किसकी है, चाइना की आ जाएगी है। मसालों के अंदर हमने पढ़ी लिया, मसालों में हम पहले स्थान पे है, सूखे प्याज में पहले स्थान पे है, दूध में हम पहले स्थान पे है। सबसे बड़ा जो निर्यातक देश भारत है, मसालों के अंदर पहली रैंक है। कपास के अंदर क्या हमारी पहली रैंक है, तो कपास में कंबाइंड संयुक्त रूप से है, भारत और चाइना दोनों क्या कंबाइंड रूप से संयुक्त स्थान पे है, पहली रैंक के अंदर आते हैं। और ये सबसे खास आर्थिक समीक्षा में दिया हुआ है, सूखा प्याज, आम, पपीता, मिलेट्स के अंदर क्या है, हम पहली रैंक के ऊपर काबिज हैं। कपास, गन्ना, चीनी, सोयाबीन, मूंगफली, आलू, केला, नींबू के अंदर हम क्या है, दूसरी रैंक पे है। ये सारणी का स्क्रीनशॉट ले लेना। अदरवाइज आप सभी जो क्लास लगा रहे हो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जीके विद राकेश जहांगीर, जिसका लिंक इस वीडियो में मिल जाएगा। उसके अंदर इस क्लास की A4 PDF भी 2 दिन के बाद में हम अपलोड कर देंगे। और अब चलते हैं केला उत्पादन में अग्रणी। तो केले के उत्पादन में अग्रणी कौन कौन से हैं, केला उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में ज्यादा केला उत्पादन होता है। इसी प्रकार से वर्ष 2024-25 में अंगूर उत्पादन, देखो ये प्रश्न पूछा गया था, सीधा सा प्रश्न, लास्ट जो आपका सेकंड ग्रेड एग्जाम था उसमें पूछा गया कि ऐसा कौन सा राज्य है जो 65% से अधिक क्या है, अंगूर का उत्पादन करता है। वो पिछले सेकंड ग्रेड में सेम प्रश्न पूछा गया था, सितंबर 2025 के अंदर पूछा गया था। तो महाराष्ट्र जो कि 67% क्या अंगूर का उत्पादन करता है, और इसके अलावा 24% कौन सा कर रहा है, कर्नाटका कर रहा है। तो 2 स्टेट है, महाराष्ट्र और कर्नाटका अंगूर उत्पादन में। केले के अंदर 2 आ जाएंगे, महाराष्ट्र और तमिलनाडु आ जाएंगे। अब बागवानी की बात करेंगे तो बागवानी उत्पादन 2013-14 में तो 280.70 मिलियन टन, एमटी बोले तो मिलियन टन समझ लेना, मिलियन टन से बढ़ करके अगस्त 2025 में कितना हो गया, 367.72 मिलियन टन हो चुका है। ये देख लेना बागवानी के अंदर। और पीछे मैंने करवाई दिया कि हम बागवानी के अंदर हम कौन सी रैंक पे है, दूसरी रैंक पे है। और टोटल फसलों के अंदर 33% GVA जो योगदान है वो किसका है, बागवानी का है, हम दूसरी रैंक पे है। और बागवानी के अंदर 367.72 मिलियन जो टन है वो उत्पादन रहा है। अब देखते हैं फल उत्पादन। देखो फल उत्पादन 114.51 मिलियन टन रहा है, बागवानी फसलों का इतना रहा है 33.54 मिलियन टन रहा है, सब्जियों का 219.67 मिलियन टन रहा है, प्याज का 30.78 मिलियन टन रहा है, दूध के अंदर 7.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। और भारत क्या है, अग्रणी उत्पादक देश है जो विश्व के कुल उत्पादन का 25% अकेला उत्पादन करता है। भारत में सर्वाधिक दूध का उत्पादन उत्तर प्रदेश करेगा जो तकरीबन 15.66% करता है। राजस्थान 2 नंबर स्टेट है जो दूध का उत्पादन करता है, तकरीबन 14.82% करके 2 नंबर पे है। और 3 नंबर मिल्क प्रोडक्ट में जो आता है वो MP आता है जो कि 9.12% करता है। और अब चलते हैं धान उत्पादन में। तो धान उत्पादन में अग्रणी है पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल। और गेहूं उत्पादन के अंदर तो पंजाब और हरियाणा गेहूं उत्पादन में अग्रणी है। दलहन उत्पादन के अंदर मध्य प्रदेश और गुजरात अग्रणी है। मूंगफली उत्पादन के अंदर गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, तमिलनाडु अग्रणी आते हैं। और ये चर्चा में है पुष्प क्रांति, पिछली बार प्रश्न पूछा गया था, थोड़ा देख लेना। पुष्प क्रांति यह 100% निर्यात नीति के साथ उभरते उद्योग का क्षेत्र है। तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि एक प्रकार से उभरते उद्योग के क्षेत्र के तौर पे जाना जाता है, तो वो क्या है, पुष्प क्रांति है। और एक बात और, पुष्प उत्पादन में सबसे टॉप अग्रणी जो कंट्रीज है वो कौन कौन से हैं, चाइना और भारत क्या है 2 नंबर पे हैं। तो पुष्प के अंदर, पुष्प उत्पादन के अंदर भारत की 2 नंबर रैंक है। और एक बात और, भारत का पुष्प उत्पादन, फूलों का उत्पादन 36.50 मेट्रिक टन रहा 2024-25 के अंदर है। और सर्वाधिक पुष्प निर्यातक जो देश है ना वो कौन कौन से हैं, तो USA,
नीदरलैंड, यूएई, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया है जहां पे पुष्प का सर्वाधिक निर्यात होता है। यहां से देख लेना प्रश्न। और प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? पुष्प उत्पादक राज्य, तो नंबर 1 तमिलनाडु, नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 3 कर्नाटका, नंबर 4 कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। वापिस देखेंगे, पुष्प क्रांति 100% निर्यात नीति के साथ में उभरते उद्योग का क्षेत्र है। नंबर 1 पढ़ेंगे चाइना है, नंबर 2 पे भारत के अंदर सबसे टॉप अग्रणी कौन सा? तमिलनाडु है। सर्वाधिक पुष्प निर्यात में यूएसए को, फिर नीदरलैंड को, यूएई, यूके और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को होता है। और आगे चलते हैं, वित्तीय वर्ष 2025 में भारत का कृषि निर्यात कितना हुआ? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट अच्छे से देख लेना कि फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंदर भारत का कुल कृषि निर्यात कितना रहा? 51.2 बिलियन डॉलर रहा है। 51.2 बिलियन डॉलर है। कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में राज्यवार प्रदर्शन की बात करेंगे वार्षिक दर के आधार पे, तो आंध्र प्रदेश की रही थी 8.8%, फिर नंबर 2 पे मध्य प्रदेश की रही 6.3% और नंबर 3 पे रही है तमिलनाडु की 4.8% रही है। अब देखो 1951 से लेकर के 2024 तक की अवधि में, 1951 से लेकर के 2024 तक की अवधि के अंदर 27 अल नीनो के आने की वजह से, 27 अल नीनो के वर्षों में से 15 वर्षों में दलहन उत्पादन में क्या है? गिरावट देखी गई है। दलहन उत्पादन में गिरावट देखी गई है और दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक मिशन चलाया गया है, वो आप देखिएगा, सुनिएगा यहाँ पे। दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 1 अक्टूबर 2025 को नया कार्यक्रम है। पक्का पूछेगा, 100% पूछेगा। 1 अक्टूबर 2025 को दालों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन शुरू किया गया है। दालों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन शुरू कब हुआ? 1 अक्टूबर 2025 को शुरू किया गया। इसी प्रकार से नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन NFSM जो कब चला था? 2007 को चला था। केंद्र और राज्यों की भागीदारी कितनी थी? 60-40 की थी। तो 2025 में क्या किया? इसका नाम बदला गया है। 2025 में नेशनल फूड सिक्योरिटी प्लस इसमें क्या ऐड कर दिया? पोषण मिशन कर दिया है। तो 2025 में इसका नाम पोषण मिशन इसके साथ जोड़ दिया गया है। ये देख लेना, इंपॉर्टेंट है, दोनों कार्यक्रम अपडेट है, ये 25 का, ये भी 25 का है। और अब चलते हैं तिलहन वर्ष 2014-15 से लेकर के 2024-25 के बीच में तिलहन का क्षेत्रफल 18% से अधिक उत्पादन में अधिक बढ़ा है और उत्पादन में 55% की वृद्धि दर्ज भी की गई है। अब करेंगे कृषि निर्यात। तो कृषि निर्यात बताई दिया आपको कि 2024-25 में कृषि निर्यात कितना हुआ? 51.2 अरब यूएस डॉलर हो चुका है। 51.2 अरब यूएस डॉलर हो चुका है। और इसके अलावा देश के कुल व्यापार निर्यात में कृषि निर्यात की सहभागिता 11% से बढ़कर के कितने परसेंट बनी रही है? 14% बनी रही है। ये भी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये देखेंगे कृषि निर्यात कितना हुआ? 51.2 अरब यूएस डॉलर हुआ है। और देश के टोटल व्यापार निर्यात में कृषि निर्यात की सहभागिता ये 11% थी पहले, 11% से बढ़कर के कितनी हुई है? 14% तक यह बनी रही है। तो 11 से 14% की बनी रही है। और कृषि जो निर्यात बढ़ेंगे ये 51.2 अरब यूएस डॉलर हो चुका है। ये डेटा इंपॉर्टेंट है। कृषि एवं समृद्ध क्षेत्रों का जीडीपी में योगदान है। कार्यबल कितना? 46.1% पड़ा। हमारा खाद्यान्न उत्पादन कितना दर्ज हुआ, कितना बड़ा है, ये मेन सार है, आपको देखना है। मैं लास्ट में रिपीट और करवा दूंगा। और अब इसके बाद में सहयोगी क्षेत्र कौन कौन से हैं? कृषि के पढ़ेंगे तो कृषि के जो निर्यात है ना, कृषि निर्यात में कृषि के सहयोगी क्षेत्र कौन कौन से हैं? यहां देखेंगे, एक तो पशुपालन है और क्या है? मत्स्य है। यानी कि पशुपालन सुनिएगा, तो वर्ष 2015 से लेकर के 2024 के बीच में इस सेक्टर की जीवीए यानी कि सकल मूल्य वर्धन में लगभग 195% की वृद्धि दर्ज हुई है। कृषि एवं उसके संबंध क्षेत्रों के अंदर ऐसा कौन सा सेक्टर है जो 2014 से लेकर के 2025 तक है 195% की वृद्धि दर्ज हुई? वो पशुपालन के अंदर। लेकिन ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसमें 140% से अधिक की वृद्धि दर्ज हुई है? तो वह कौन सा आ जाएगा? मत्स्य। यानी कि मत्स्य में जो वृद्धि हुई है वो 140% की, और पशुपालन में वृद्धि हुई 2014 से लेकर 2025 तक की 195% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये महत्वपूर्ण है। और एक बात और, कृषि क्षेत्र में पशुपालन की जो भागीदारी वो कितनी है? 30.23% है। 30.23%। और अब चलते हैं आगे,
पशुधन के उत्पादन के अंदर एक बार डेटा देख लो। सबसे पहले पढ़ते हैं दूध। तो फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे 2024-25 के अंदर, 2024-25 के अंदर 247.87 मिलियन टन और विश्व में दूध का उत्पादन हुआ। और विश्व के टोटल दूध उत्पादन के अंदर भारत रखता है 25% की हिस्सेदारी। तो हमारे रैंक कौन सी है? पहली रैंक है। और भारत में नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है, और नंबर 2 पे कौन सा? राजस्थान है। नंबर 3 पे कौन सा? मध्य प्रदेश आ जाएगा। इसी प्रकार से अंडा के अंदर पढ़ेंगे 2024-25 के अंदर अंडे का उत्पादन कितना हुआ? 149.11 मिलियन टन हुआ। और भारत की बात, बिलियन हुआ, सॉरी बिलियन हुआ है। और भारत की जो रैंक पढ़ेंगे, इसका मिलियन टन, इसका बिलियन, और भारत की जो रैंक पढ़ेंगे वो कौन सी है? सेकंड रैंक रही है। अंडे उत्पादन के अंदर पहली रैंक इसकी चाइना की आ जाएगी। और इसी प्रकार से सर्वाधिक अंडा उत्पादन जो राज्य पढ़ेंगे वो कौन कौन से? आंध्र प्रदेश 1 नंबर पे, तमिलनाडु 2 नंबर पे। आंध्र प्रदेश 1 नंबर, तमिलनाडु 2 नंबर पे। और दूध के अंदर यूपी, राजस्थान और एमपी आ जाएंगे यहाँ। ठीक है, अब चलते हैं एक सारणी और देख लेना, ये सारणी आपके काम आएगी सर्वाधिक अग्रणी राज्यों के अंदर। एक में दिया हुआ फसल, एक में यहां पढ़ेंगे उन फसलों में पहले रैंक पे कौन से स्टेट रहे हैं, नंबर 2 पे कौन से रहे हैं, नंबर 3 पे कौन से रहे हैं, ये देख लीजिए। सबसे पहले पढ़ते हैं चावल। तो चावल के अंदर उत्तर प्रदेश और तेलंगाना और वेस्ट बंगाल। इसी प्रकार से गेहूं की बात करेंगे तो यूपी, मध्य प्रदेश और कौन सा? पंजाब। नंबर 1 पे यूपी है। मक्का उत्पादन में नंबर 1 मध्य प्रदेश है, नंबर 2 कर्नाटक है, नंबर 3 बिहार है। और मोटे अनाज के अंदर तो राजस्थान का स्थान पहले स्थान पे है, फिर कर्नाटक, फिर मध्य प्रदेश है। कुल दलहन के अंदर, दलहन उत्पादन में भारत विश्व में पहले स्थान पे है। दलहन उत्पादन में सबसे अग्रणी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और फिर कौन सा? राजस्थान। राजस्थान में भी सर्वाधिक दलहन उत्पादन में नागौर जिला अग्रणी है। और इसी प्रकार कुल खाद्यान्न के अंदर यूपी पहली रैंक पे है, दूसरी पे मध्य प्रदेश है और तीसरी पे कौन सा आ जाएगा? पंजाब आ जाएगा। और नेक्स्ट चलते हैं मूंगफली। तो मूंगफली उत्पादन में पहली रैंक पे गुजरात है, फिर 2 नंबर पे राजस्थान है, तीसरा कौन सा? मध्य प्रदेश है। मूंगफली में गुजरात, राजस्थान और एमपी। राजस्थान में पढ़ेंगे तो बीकानेर जिला आ जाएगा। बीकानेर के लूणकरण सर को राजस्थान का राजकोट कहते हैं। और अब आगे चलते हैं कुल रेपसीड सरसों। तो देखो भाई, सरसों के उत्पादन में राजस्थान देश में 1 नंबर पे है, बाजरे में 1 नंबर पे है, सरसों में 1 नंबर पे, बाजरे में 1 नंबर पे आ रहे हैं। और तिलहन के अंदर भी राजस्थान देश में 1 नंबर पे है, ग्वार में भी राजस्थान 1 नंबर पे है। हाँ, मूंगफली उत्पादन में हम 2 नंबर पे आ रहे हैं। तो तिलहन में हम राजस्थान 1 नंबर पे है, सरसों में 1 नंबर पे है, फिर यूपी, फिर हरियाणा है। तिलहन के अंदर राजस्थान 1 नंबर पे है, फिर एमपी, फिर महाराष्ट्र है। गन्ने के अंदर पढ़ेंगे यूपी है, फिर महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक का है। और इसी प्रकार आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो यहां चलेंगे कपास। कपास के अंदर महाराष्ट्र 1 नंबर पे है, नंबर 2 पे गुजरात है, नंबर 3 पे तेलंगाना है। जूट के अंदर नंबर 1 पे वेस्ट बंगाल है, नंबर 2 पे बिहार, नंबर 3 पे असम आ जाएगा। सारणी हम टेलीग्राम में डाल देंगे, आप पीडीएफ से भी देख सकते हो। और अब बात करेंगे मत्स्य के अंदर है। तो मत्स्य के अंदर 2024-25 के अंदर कितना मत्स्य उत्पादन हुआ? 197.75 लाख टन मत्स्य का उत्पादन हुआ। मत्स्य उत्पादन में भारत की रैंक कौन सी है? दूसरी रैंक है। मत्स्य उत्पादन में भारत 2 नंबर रैंक पे है भाई। और विश्व के टोटल मत्स्य उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? 8% है। अब बात करेंगे मांस उत्पादन। तो मांस उत्पादन में भारत की रैंक कौन सी है? चौथी रैंक है। तो मांस उत्पादन में हम 4 रैंक पे है, मत्स्य उत्पादन के अंदर हम 2 नंबर रैंक पे है। वैश्विक मत्स्य उत्पादन में हमारी 8% की हिस्सेदारी है। और इसके बाद में खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग क्या होता है? यानी कि एक ऐसा उद्योग, मान लो जैसे गेहूं है, तो गेहूं का स्पाई करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं, गेहूं निकालते हैं, गेहूं निकाल करके फिर पहुंचाई जाती है बाजार के अंदर। बाजार में गेहूं है, वहां से गेहूं से चक्की वगैरह पे आटा है, और आटे से कोई चिप्स इत्यादि बनाई जाती है। तो ये चीजें किसके अंदर आती है? खाद्यान्न प्रसंस्करण उद्योग से आती है। यानी कि फसल से लेकर के व्यक्ति के थाली तक जो चीज प्रोडक्ट बन के आता है, परिशोधित होकर के, तैयार होकर के, वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पे गेहूं हुआ, कटाई हुई, ग्रेडिंग कर लेते हैं, इसकी ग्रेडिंग कर करके बाजार में जाती है, बाजार में जाकर के स्पाई वगैरह होती है, फिर आटा है, फिर आटे से पिसाई कर, आटे से फिर रोटी वगैरह बनती है, आटे से फिर चिप्स बनती है। तो ये सारी जो प्रोसेसिंग है वो किसके अंदर आ जाती है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के अंदर आ जाती है।
और यह संगठित क्षेत्र में कुल रोजगार को 12.91% योगदान देता है। लेकिन कुल कार्यबल का 46.1% क्या वो कृषि क्षेत्र के ऊपर निर्भर है, जो मैंने स्टार्टिंग में करवाया था। देश के कुल औद्योगिक निवेश में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है? 6% की है। तो कृषि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की जो हिस्सेदारी है वो 6% की है और कुल रोजगार का ये 12.91% योगदान दे रहा है। और कृषि खाद्य निर्यात आपने पढ़ा था, 51.2 बिलियन यूएस डॉलर पड़े थे। तो कृषि खाद्य निर्यात में प्रसंस्करण खाद्य का जो हिस्सा है ना, वो कितना हो गया है? 20.4% हो चुका है वित्त वर्ष 2024-25 के अकॉर्डिंग। और वित्त वर्ष 2024-25 में प्रसंस्करण खाद्य निर्यात 49.43 बिलियन यूएस डॉलर रहा, जो कि कुल निर्यात का कितना है? 11.2% है। और खाद्य प्रसंस्करण से कौन कौन सी योजना जुड़ी हुई है? तो अब योजना पढ़ेंगे। एक योजना है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है। अब योजना पढ़ेंगे आगे सारी। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है। यह योजना वर्ष 2016 में यह योजना वर्ष 2016 में खाली संपदा नामक से एक अम्ब्रेला योजना की शुरुआत हुई थी 2016 के अंदर। लेकिन 2017 में इस संपदा का नाम बदल करके प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कर दिया गया। 2017 में हुआ था, 16 में हुई थी शुरू, 17 में नाम चेंज कर दिया। और यह एक प्रकार से कंपोजिट योजना है, जो कि खेत से लेकर के बाजार तक आपूर्ति एक श्रृंखला के माध्यम से करती है और दक्षता संचालित करने हेतु ढांचा तैयार करती है। इसी प्रकार से अगली योजना है PLI स्कीम, जो शुरू कब हुई थी? 2021 में शुरू हुई थी। इसमें क्या है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी हुई प्रोत्साहन योजना है। वो कौन सी है? PLI 2021 की है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम का औपचारिकरण योजना। यह योजना कब शुरू हुई थी? यह योजना 2020 में शुरू की गई है। नेक्स्ट है नेशनल फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन। यह योजना 2007 के अंदर शुरू हुई थी और इसका नाम बदल करके इसमें पोषण जो मिशन नाम ऐड किया गया। कब? 2025 में इसका नाम बदल दिया गया। और वित्त अनुपात कितना है? इसमें केंद्र और राज्य की जो भागीदारी 60 और 40 की है। और उत्पादकता वृद्धि के माध्यम से इसके अंदर धान यानी कि चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज यानी कि मक्का और जौ की फसलें इसमें शामिल है। वाणिज्य फसलों में कौन कौन सी है? तो इसमें कपास, जूट, गन्ना और पोषक अनाज इसके अंदर शामिल किए गए हैं। और श्री अन्न की उत्पादकता को बढ़ावा देना है। और राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पाम जो मिशन है, इस योजना की मैं बात करूंगा तो इसका टारगेट क्या है? 2030-31 तक 70 MT उत्पादन हासिल करना। और दलहन आधारित आत्मनिर्भरता के लिए मिशन 1 अक्टूबर 2025 स्वीकृति दी है। जो मैंने बताया था कि 2025 के अंदर दलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए योजना शुरू हुई थी और 2025 में ही खाद्य सुरक्षा का नाम बदल करके पोषण मिशन किया गया। तो 2025 में इसका नाम बदला गया। तो 2025 में आपको 2 नवाचार भी देखने हैं। और अब चलते हैं आगे। सबसे खास मोस्ट लाइमलाइट हाईलाइट योजना PM धन धान्य कृषि योजना। PM धन धान्य कृषि योजना, आजकल इसी के प्रश्न ही पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, इस योजना की शुरुआत लेटेस्ट है तो प्रश्न पूछने की पूरी प्रायोरिटी है। ये योजना की शुरुआत कौन से बजट में हुई थी? 2025-26 के बजट में की गई थी। इसका टारगेट क्या है? उद्देश्य क्या है? ये देश के टोटल 100 आकांक्षी जिलों में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्लस फसल के विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए एवं सिंचाई में सुधार लाने के लिए शुरू की गई थी। तो फसल का विविधीकरण करना है, उत्पादन को बढ़ावा देना है और इसके अलावा सिंचाई के अंदर जल प्रबंधन में सुधार करने की योजना से उद्देश्य से 2025-26 के बजट में इसकी शुरुआत की गई थी। देश के कितने जिलों में? देश के 100 आकांक्षी जिलों में। लेकिन अब प्रश्न आ जाए, राजस्थान के कितने जिले PM धन धान्य कृषि योजना में शामिल है? दोस्तों, राजस्थान के 8 जिले, ध्यान देना, राजस्थान के 8, भारत के 100, राजस्थान के 8 जिले। हमारे 8 जिले कौन कौन से हैं? नंबर 1 बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, पाली, जालोर, चूरू। तो यहां पढ़ेंगे बाड़मेर जिला आ जाएगा, जैसलमेर जिला आ जाएगा, जोधपुर जिला आ जाएगा, पाली आ जाएगा, जालोर आ जाएगा। और इसके अंदर तो ये तो एक ही संभाग के आगे अलग से देखेंगे तो इसमें नागौर एक अलग से आ रहा है, एक बीकानेर अलग से आ रहा है और इसके अलावा हम पढ़ेंगे तो चूरू अलग से आ रहा है। तो 5 वो जाएंगे, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर,
पाली, जालोर, यहाँ पे ये हो जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5, छठा देखेंगे तो नागौर आ जाएगा, सातवां देखेंगे तो इसके अंदर बीकानेर आ जाएगा, और आठवां देखेंगे कौन से में चूरू आ जाएगा। टोटल 8 जिले शामिल है। और इसके बाद में है प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण योजना है, अपडेट योजना है। इसमें क्या है, पीडीएमसी बोलते हैं, यानी कि प्रति बूंद अधिक फसल, यानी कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पीडीएमसी पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पीडीएमसी पर ड्रॉप मोर क्रॉप के नाम से ये चर्चित है। प्रति बूंद अधिक फसल के थीम के ऊपर चल रही है। इसमें सब्सिडी की दरें क्या है, इसमें जो 55% जो हिस्सेदारी है ना, वो केंद्र और राज्यों की दोनों की है, जिसमें छोटे और सीमांत किसानों के लिए है। छोटे और सीमांत किसानों के लिए 55% केंद्र राज्य के बीच में, और बाकी जो पड़ेंगे 45% वह अन्य किसानों को पर ड्रॉप मोर क्रॉप कार्यक्रम के तहत इसके अंदर सब्सिडी की दरें दे है। ध्यान दिलाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हम आगे देखेंगे, राजस्थान फरवरी 2026 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, फरवरी 2026 में रिपोर्ट आई थी, उस योजना के तहत पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई में राजस्थान देश में टॉप आया है। राजस्थान देश में अव्वल आया है, सूक्ष्म सिंचाई के अंदर है। और एक बात और, राजस्थान का बजट आ गया, तो राजस्थान के बजट 2026 के अंदर है, सूक्ष्म सिंचाई का विस्तार करके कितना करने का टारगेट रखा गया है, 51% करने का सरकार ने टारगेट रखा है, इस बजट के अंदर है। और अगली योजना कौन सी है, पीएम प्रणाम योजना है। इस योजना में क्या है, पूरा नाम देखेंगे, PRANAM योजना की फुल फॉर्म देखेंगे तो प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस न्यूरिशमेंट एंड अमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ है। इसका फुल फॉर्म है PMPRANAM योजना। और इसकी जो घोषणा हुई थी ना, वह हुई थी बजट 2023-24 के अंदर। इसका टारगेट क्या है, उद्देश्य क्या है, यानी कि खेतों के अंदर, फसलों के अंदर जो कीटनाशक या जो रासायनिक उर्वरक का प्रयोग होता है उनको क्या कम करना है, और उसकी बजाय जैविक उर्वरकों को बढ़ावा देना है। वर्मी कल्चर हो गया, जैविक खेती होगी, उसको बढ़ावा देना है। और अगली योजना पढ़ेंगे, किसान क्रेडिट कार्ड, KCC की शुरुआत हुई थी अगस्त 1998 के अंदर है। और KCC में जो ऋण की सीमा है ना, बजट 2025 में ऋण की सीमा पहले 3 लाख थी, लेकिन 25-26 के बजट में ऋण की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 5 लाख कर दिया है। तो KCC की जो ऋण सीमा है 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख कर दिया है। ब्याज की दरें क्या रहेगी, देखो सामान्य ब्याज दर रहेगी 7% प्रतिवर्ष रहती है, लेकिन समय पे अगर ऋण को चुका देते हैं तो उसको 3% की एक्स्ट्रा छूट भी मिल जाती है। और अगला है किसान ऋण पोर्टल है, एक किसानों का ऑनलाइन पोर्टल है, ऋण पोर्टल है, जो कब शुरू हुआ, 2023 में शुरू हुआ। इसी प्रकार प्रधानमंत्री किसान पोर्टल है, ये शुरू हुआ था 24 फरवरी 2019 को शुरू किया गया था। एक क्या है, किसान डायरेक्ट ऑनलाइन के माध्यम से एक प्रकार से मंडी है, जहां पे अपनी फसलों को विपणन कर सकता है, किसान फसलों को बेच सकता है ऑनलाइन के माध्यम से। जो मंडी है बाजार देती है बाजार देती है किसानों को, ऑनलाइन के माध्यम से मंच देती है जहां पे किसान अपनी फसलें बेच सकता है। तो वह पोर्टल कौन सा, ई नाम का पोर्टल है, जो कि 14 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था, जो कि एक प्रकार से डिजिटल मंडी भी है। और आगे है एग्रीस्टेक योजना, जिसका उद्देश्य जो है किसानों को एक प्रकार से फार्मर आईडी मिलती है, जिसमें भूमि है वो ऑनलाइन दर्ज हो जाती है। किसानों को हाईटेक या टेक्निकल नॉलेज देना है, जिससे किसानों की आमदनी आय बढ़ जाती है। और एग्रीस्टेक योजना के तहत किसानों को एक फार्मर आईडी मिलती है, और ये फार्मर जो आईडी है ना, ये कितने अंकों की होती है, 11 अंकों की। तो 11 अंकों किसानों को फार्मर आईडी दी जाती है। और ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे 2021 में शुरू हुआ था एग्रीस्टेक योजना, और खरीफ 2025 के अंदर देश भर के अंदर ये अनिवार्य स्तर पे लागू हो गया। और इसी प्रकार से फसल बीमा योजना है, ये फसल बीमा योजना है खरीफ की फसलों में 2016 में शुरू हुई, जिसके अंदर फसल पड़ेंगे और उनकी प्रीमियम राशि पड़ेंगे। पूछे कितनी कितनी है, तो रबी के अंदर कितनी राशि है, 1.5% प्रीमियम की राशि है। फसल बीमा योजना में प्रीमियम राशि इतनी मिलेगी। और खरीफ के अंदर कितनी है, 2% की प्रीमियम राशि है। और बागवानी के अंदर कितनी है, तो 5% की है। ये छपने वाला क्वेश्चन है, प्रीमियम राशि देख लेना कितनी कितनी है बागवानी के लिए, रबी के लिए और खरीफ के लिए। और अगली योजना कौन सी है, नमो ड्रोन दीदी योजना है, जिसके माध्यम से स्वयं सहायता समूहों के द्वारा महिलाओं को ड्रोन उपलब्ध करवाए जाते हैं, जिसके माध्यम से वो खेती के अंदर है उर्वरकों का छिड़काव करना है, बीजों के बारे में बुवाई हो गई, ऐसी हाई टेक्निकल उनको खेती करने के लिए ड्रोन उपलब्ध करवाए जाते हैं।
तो नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत हुई थी 30 नवंबर 2023 को, लेकिन राजस्थान में इसकी शुरुआत हुई थी 11 मार्च 2024 को, और कहां से की गई थी? कोटा जिले से हुई थी। अब बात करेंगे इसमें क्या है, इसमें कीटनाशक या उर्वरक छिड़काव हेतु सरकार उनको ड्रोन उपलब्ध करवाती है। और अगला सबसे खास वर्तमान की सबसे बड़ी महती आवश्यकता है जैविक खेती। जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है और उसी के तहत डूंगरपुर को राजस्थान का पहला जैविक जिला माना जाता है, और कोटपुतली की बामनवास कांकड़ पंचायत की पहली पूरी तरह जैविक प्रमाणित पंचायत है। लेकिन राज्य कौन सा है? तो सिक्किम। सिक्किम भारत का पहला 100% जैविक खेती वाला स्टेट है। 18 जनवरी 2016 को पीएम मोदी जी के द्वारा इसको जैविक खेती वाला स्टेट घोषित कर दिया, सिक्किम को कर दिया। हमारा जिला कौन सा है? तो डूंगरपुर है। और अब देखेंगे योजनाएं, तो इसके तहत योजना कौन कौन सी है? परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत राजस्थान 3 साल में प्रति हेक्टर 4500 रुपए की वित्तीय सहायता भी देता है। और अगली है सिंचाई। सिंचाई की बात करेंगे, सिंचाई के आंकड़े भी आपके पूछ सकते हैं। तो भारत में सिंचाई की सर्वाधिक जो सघनता है ना, वो आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अकॉर्डिंग कितनी हुई है, कितनी दर्ज की गई है? तो भारत में सिंचाई की सघनता आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग कितनी है? 156.2% हो गई है। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर कितनी थी? तो यह है 154.5% थी। तो उस समय 154.5% थी, जबकि अब का डेटा के अकॉर्डिंग 25-26 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कितनी है? 156.2% हो गई है। उच्च सिंचाई, उच्च सिंचाई की सघनता कहां पे? पंजाब के अंदर है, फिर हरियाणा के अंदर है, फिर यूपी के अंदर, और फिर कहां पे? राजस्थान में उच्च सिंचाई है। और फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के अकॉर्डिंग भारत के सकल बोए गए क्षेत्र का तकरीबन 56% हिस्सा सिंचाई के अंतर्गत आ चुका है। और अगली पढ़ेंगे योजना, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसकी शुरुआत हुई थी दिसंबर 2018 के अंदर है। तो इसमें केंद्र और राज्य की राशि, तो केंद्र इसमें देती है 6000 रुपए, राजस्थान सरकार देती है 3000 में, टोटल मिलाकर के किसान को मिलते हैं 9000 रुपए प्रति वर्ष मिलते हैं। लेकिन अभी सरकार ने, पीछे भजनलाल जी सरकार ने राजस्थान में घोषणा कर दी थी कि अब हम इसमें 3000 रुपए और इसके अंदर हम बढ़ा देंगे। तो आगामी जैसे 3000 और जुड़ जाएंगे तो 6 भी केंद्र देगा, 6 भी राजस्थान देगा, तो 9000 की बजाय फिर 12000 रुपए प्रति वर्ष प्रति किसान को इसमें राशि मिलेगी, इसके माध्यम से है। और अगली जो योजना है लास्ट, पीएम किसान मानधन योजना। पीएम किसान मानधन योजना है। इसमें क्या है? 18 से लेकर के 40 साल तक की आयु के छोटे और सीमांत किसानों की एक अंशदायी योजना है। एक अंशदायी योजना है जिसकी मासिक आय 15,000 रुपए तक है। 60 वर्ष के बाद में लाभार्थी को न्यूनतम 3,000 रुपए प्रति माह की पेंशन प्राप्त होती है। और विगत 5 वर्षों में स्थिर मूल्यों पर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर लगभग, ये अलग डेटा आ गया, सॉरी, ये अलग लाइन है। पिछले 5 सालों में स्थिर मूल्यों पर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों की वार्षिक वृद्धि दर है वो लगभग 4.4% रही है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की दूसरी तिमाही में कृषि क्षेत्र ने 3.5% की वृद्धि दर्ज की है। जो मैंने आपको पीछे 3.1 कराई थी वो 3.5% लगभग रही है 2026 की दूसरी तिमाही, जो उसके बाद नया डेटा है उसके अकॉर्डिंग है। और दशकीय वृद्धि दर कितनी रही है? 4.45% रही है। वित्त वर्ष की बात करेंगे तो 2016 से लेकर के 2025 तक जो अलग अलग सेक्टर दे रखे हैं उसमें कितनी कितनी वृद्धि दर्ज हुई है 2016 से लेकर 2025 तक की है। तो पशुपालन में 7.1% की, जलीय कृषि और मत्स्य में 8% की, फसल के अंदर 3.5% की है, फसल के अंदर 3.5% की वृद्धि है वो दर्ज की गई है। तो ये थे आपके एग्रीकल्चर सेक्टर के आंकड़े जिनका सोर्स हमने भारत की आर्थिक समीक्षा प्लस पीआईबी की ऑफिशियली साइट से लिए हैं। फिर भी आपके कोई डाउट वगैरह रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। और इसके बाद में ये थ्योरी के बाद में इस क्लास के बाद हम आगे जो क्लास रहेगी उसमें उद्योग सेवा क्षेत्र पढ़ेंगे, फिर उद्योग कराएंगे, फिर विदेशी व्यापार कराएंगे। चारों टॉपिक करवा करके फिर इन सभी के एमसीक्यू प्लस पिछली भर्ती के अंदर जो पीवाईक्यू पूछे गए थे वो इकट्ठे मैं करा दूंगा ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि प्रश्न किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं। और इस क्लास की पीडीएफ जीके भी रखे जाएंगे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी है। कंटेंट तैयार करने में काफी टाइम लगता है। मेनली बात यह है कि ऑफिशियली साइट आर्थिक समीक्षा को भी देखा जाता है, तमाम को देख करके हमने मेहनत की है। और थोड़ा सा आपको अच्छा प्रयास लगे तो एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।